स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कक्षा 10 के फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम में चलती है वह सदैव सीधी रेखा में चलती है। समांग माध्यम कंटिन्यूअस मीडियम जिसको कहते हैं, होमोजीनियस मीडियम। और जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम यानी माध्यम परिवर्तन होता है तो प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और वह उस माध्यम में फिर सीधी रेखाओं में चलते हुए आगे बढ़ जाती है। इस तरह से देखा जाता है दिशा परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो उनके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके मार्ग में विचलन हो जाता है या दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब किस तरह से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में परिवर्तन होता है, उसको रेखाचित्र डायग्राम के द्वारा हम लोग दो चित्र दिखाया गया। इसमें ये रेखा दिखाया गया, इसको सीमा पृष्ठ बोलते हैं। यानी ऐसी रेखा जो दो माध्यमों को विभाजित करती है। ऊपर का माध्यम वायु हो जाएगा, नीचे कांच है। अब दो माध्यमों को विभाजित करने वाली रेखा, इसी को सीमा पृष्ठ बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर सरफेस या बॉर्डर लाइन भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वायु माध्यम है, इसमें चलने वाली प्रकाश किरण इस तरह से दिखाया गया, इस तरह से OA दिखाया गया। अब ये जो किरण होनी चाहिए वह सीधी रेखा में जानी चाहिए। जब दूसरे माध्यम कांच में जाती है तो यहाँ देखिए डैश डैश रेखा जो दिखाया गया वो सीधी रेखा में दिखाया गया, लेकिन उस दिशा में न जाके इस दिशा में चली जाती है, यानी इधर को चली जाती है। तो यही है प्रकाश का अपवर्तन है। इसी तरह से इसमें भी कांच और वायु में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कांच में ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो डैश डैश यानी इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन उस साइड में हट जाती है, वो सब विस्थापित हो जाती है। इसी को कहते हैं विचलित होना। यही क्रिया है प्रकाश का अपवर्तन। जो पहला माध्यम है, पहले माध्यम में जो प्रकाश किरण आती है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे। और जो किरण दूसरे माध्यम में जाती है, AB जो दिखाया गया है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये जो आपतित किरण है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे। जो ये किरण दूसरे माध्यम में आती है अपवर्तित किरण, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। अब ये जो आपतित किरण है सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, अब इसमें दिखाया गया बिंदु A पर, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। अब ये सीमा पृष्ठ के एक लंबवत रेखा खींचे गए N1 N2, ये रेखाखंड कहलाता है अभिलंब कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल।
अब ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण दिखाते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। तो यही इसमें घटना होती है। इसमें भी वो इसी तरह से दिखा सकते हैं, ये ओ ए आपतित किरण, ए बी अपवर्तित किरण, बिंदु ए आपतन बिंदु, N1 N2 अभिलंब, और ये जो कोण होता है आपतन कोण आई, और ये वाला जो कोण है इसको अपवर्तन कोण आर कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि जब ये जो प्रकाश किरण है वायु से कांच में जाती है, तब यहाँ इसके मार्ग में जो विचलन होता है, दिशा परिवर्तित होता है, तो जो अपवर्तित किरण होता है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इधर को आ जाती है। जाना चाहिए इस दिशा में, डैश डैश दिशा में, लेकिन इधर चली जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि जो दूसरा माध्यम है वह पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। फिर दूसरी घटना जब होती है कि प्रकाश किरण कांच से वायु में जाता है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जाना चाहिए डैश डैश दिशा में, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसी घटना में कहा जाता है जो दूसरा माध्यम है पहले माध्यम के सापेक्ष विरल है, रेयर मीडियम इसको बोलते हैं। विरल माध्यम को रेयर मीडियम, सघन माध्यम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं। दूसरे तरह से भी इसको बोला जा सकता है कि जब प्रकाश किरण जो वायु है वो विरल माध्यम है, कांच सघन है, यानी वायु में उसके जो वायु के अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, विरल होते हैं, रेयर होते हैं, और जो कांच होता है उनके अणु पास पास होते हैं, इसलिए इसको सघन डेंसर माना जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरा जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो क्रियाएं, दोनों क्रियाएं हैं, वह प्रकाश के अपवर्तन में संभव होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माध्यम की प्रकृति, यानी विरल से सघन में जाता है और सघन से विरल में, तब ये स्थितियां होती हैं। इन स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। जब रेखा चित्र बनाना पड़ेगा तो ये जो स्थिति है इसके सहयोग से हम रेखा चित्र बना सकते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, जो कि इस चित्र, दोनों चित्र में दिखाया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे ये चित्र बनाया गया है तो पूरा एक तल है, तो उस तल में ये तीनों एक ही तल में है। एक तल ऊपर है और एक तल इसके अंदर है, बोर्ड के पीछे है, तो ये एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं समूह। तो इसी को पहला नियम कहते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। फिर दूसरा नियम इसको कहते हैं कि किसी किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के केवल एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है। यहां से लिख देंगे साइन आई और
बटे साइन आर, ये एक नियतांक होता है। ये एक नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल का नियम क्या हो गया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अब ये जो दूसरा नियम है, ये स्नेल का जो नियम है, यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। अब ये जो नियतांक होता है वह एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, उसको यन से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग साइन आई बटे साइन आर बराबर यन लिख सकते हैं। अब ये जो यन है यही अपवर्तनांक कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब ये जो अपवर्तनांक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब जैसे इसमें एक वायु से कांच में जा रहा है तो इसको कर सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ जो यन है इसकी जगह संकेत भी लिख सकते हैं, ए जी लिख सकते हैं। यहाँ ए मीन्स एयर, जी मीन्स ग्लास, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यही स्नेल के नियम जो है इस वाले अपवर्तन की क्रिया में दिखाया जाए तो यहाँ कांच से वायु में जा रहा है तो कांच वाला पहले लिख देंगे जी और यहाँ ए लिख देंगे, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यही है स्नेल का नियम। अब इसके बाद आते हैं स्नेल का नियम होता है, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें कि कोई भी सीमा पृष्ठ है दो माध्यमों को बांटने वाली और इसमें एक अभिलंब खींच दे इस तरह से, तो यहाँ कोई आपतित किरण है, इस तरह से आपतित हो रही है और इस तरह से अपवर्तित हो गई, तो ये कोण आपतन कोण कहलाता है आई और ये अपवर्तन कोण आर कहलाता है। और ये मान लीजिए कि माध्यम एक है और ये दूसरा माध्यम, तो यहां स्नेल के नियम से हम लोग लिख सकते हैं स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर यन लिख सकते हैं। यहाँ बताया ना कि यन इनका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, तो 1n2 लिख सकते हैं क्योंकि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही। अब यहाँ स्नेल के नियम से समझ सकते हैं कि ये जो नियतांक होता है ये किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो एक नियतांक होता है, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। अब इसमें एक विशेष स्थिति सीखेंगे कि जब आपतन कोण का मान 90 अंश हो, यानी ये जो प्रकाश किरण हो सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो, यानी इस तरह से आपतित हो, इस तरह से अविलंबवत आपतित हो। तो जब इस तरह से था तो कोण बन रहा था आई, अब इस तरह से हो गया तो अविलंबवत जब आपतित होगा तो उस समय आई का मान शून्य हो जाएगा, आई बराबर शून्य, यानी अविलंब से जब इस तरह से झुकाव रहता है तब आई का मान रहता है, जब उसी अविलंब की दिशा में हो जाएगा तो आई का मान शून्य हो जाएगा। तो जब आई का मान शून्य हो जाएगा तो इस समीकरण में रखेंगे या इसमें तिर्यक गुणा कर दिए कि साइन आई का मान रख दे 0 बटे साइन आर बराबर 1n2, यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो साइन आर गुणे 1n2 बराबर ये साइन 0 का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें दो संख्याओं का गुणा है साइन आर का और 1n2 बराबर 0 होता है। तो अभी बताया गया कि ये जो अपवर्तनांक होता है वो नियतांक होता है, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। तो दो
संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इसका मतलब इसमें कोई न कोई एक मान शून्य है, तभी इसका मान शून्य आ रहा है। इस तरह से ये अभी क्लियर हो गया कि ये इसका मान शून्य नहीं हो सकता। तो किसका मान शून्य होगा? साइन आर का। तो साइन आर बराबर शून्य हो जाएगा। तब यहाँ से साइन आर बराबर साइन जीरो का मान 0 अंश होता है, 0 अंश का, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 0 अंश। यानी जो अपवर्तन कोण है उसका मान भी शून्य हो जाएगा। तो उसको दिखा सकते हैं अपवर्तन कोण का मान शून्य कब होगा? जब यह अविलंब की दिशा में चला जाएगा, यानी अपवर्तित किरण अविलंब की दिशा में ही इस तरह से निकल जाएगी, यानी आर बराबर भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहां से स्पष्ट होता है कि जब प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो वह अभिलंबवत सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है। ये स्नेल के नियम द्वारा ये जो घटना है इसको स्पष्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्रकाश अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा जाए कि ANG, यानी इसको पढ़ा जा सकता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। A मीन्स एयर, वायु होता है, G मीन्स ग्लास, कांच होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको इस अपवर्तनांक को प्रकाश की चाल के संबंध में लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये संबंध इससे होता है, या इसको संकेत में लिख सकते हैं ऐसे VA, वेलोसिटी इन एयर, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इन ग्लास, VG। इस तरह संकेत दिखा सकते हैं। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं हम लोग WNG। W मीन्स वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले में, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इसको लिख सकते हैं VW और इसको लिख सकते हैं VG। इस तरह से संबंध लिख सकते हैं हम लोग अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में। अब आगे लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं फार्मूला ANW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तब यहां पर लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ये सब इसमें ये संबंध लिख सकते हैं अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। अब ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक होते हैं उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से करना, और एक आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको एब्सोल्यूट इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है किसी एक माध्यम का जो स्वतः का अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या हमेशा उसकी तुलना वायु से या निर्वात से की जाती है। यानी वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है
या निर्वात के सापेक्ष किसी भी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसे उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है स्वतः का अपवर्तनांक। जैसे जो वायु है उसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है। इस तरह से अन्य माध्यमों जैसे तेल है, जल है, ग्लिसरीन है, कांच है, केरोसिन है, तमाम तरह के माध्यम है जो पारदर्शी माध्यम है उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है हीरे का, होता है डायमंड का, वह होता है 2.42 के आसपास होता है। और अन्य माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है वायु और हीरे के बीच में होता है, तो वो उनका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आज बस इतना है, फिर इसके बाद अगली टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।